कहीं भी अगर जाते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो आप वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी चला रहे हैं और हैप्पीनेस के सूत्र बता रहे हैं, तो जरा जल्दी से बताइए कि हैप्पीनेस के क्या सूत्र होते हैं। अचानक आपसे एक बहुत बड़ी पार्टी में कोई पूछ ले आप ही लोगों से कि भाई साहब ये बताइए कि हैप्पीनेस कैसे आती है, जल्दी से बताइए जरा एक लाइन में, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसको क्या बताएं, क्या किस तरफ डिस्कशन ले जाएं, इसको किनारे ले जाएं, क्या बताएं। एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन से मैं भी गुजरता हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंसाइज्ड वे में मैं आप लोगों के समक्ष भी रख दूं, ताकि आप लोगों से कोई पूछे तो आप भी बता सकें और मैं भी बता सकूं। आप कहीं भी हैं भीड़ में, कोई आदमी आपको कोने में ले गया, कहता है एक बात बताइए मैं बड़ा स्ट्रेस में रहता हूँ, बड़ा दुखी रहता हूँ, जरा हैप्पीनेस का बता दीजिए, कैसे कैसे हैप्पी रहना जरा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर देने के लिए आप बस ये कह दीजिए कि हैप्पीनेस 4 तरीकों से आती है। आपको शॉर्ट में बताना है, मैं तो अभी जरा 10-15 मिनट बता रहा हूँ, इसको आप केवल 10-15 वाक्यों में बता सकते हैं कि हैप्पीनेस लाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 चीज़ों की नहीं, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए हैप्पीनेस को। एक पार्ट 25%, 25%, 25%, 25%। फर्स्ट 25%, आप खुश रहिए बगैर किसी कारण के। तो वो आपसे तुरंत क्वेश्चन होगा कि भाई साहब कैसे बगैर किसी कारण के खुश रहें, इतनी परेशानियां रहती हैं। उसका जवाब है, एक बच्चा और एक पागल व्यक्ति दोनों खुश होते हैं बगैर किसी कारण के। उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है और उस एनर्जी को वो इडियोपैथिकली लाता है। हम लोग मेडिकल लाइन में इडियोपैथिकली का मतलब है कि बगैर किसी कारण के। कई बीमारियां ऐसी होती हैं ना बगैर किसी कारण के, मरीज पूछता है कि ये बीमारी किस लिए, हम लोग जवाब नहीं दे पाते, हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक, अपने आप हो गई। और वही बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग भी होती हैं, अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। तो जिस तरह ये मैंने मेडिकल वर्ड निकाला कि इडियोपैथिक बगैर किसी कारण की बीमारी होती है और सेल्फ लिमिटिंग होती है, बगैर किसी इलाज के ठीक भी हो जाती है। तो अगर 25% हम खुश हो जाए बगैर किसी कारण के, एक बच्चे या पागल व्यक्ति की तरह जो बगैर किसी कारण के बहुत एनर्जेटिक होता है, अपनी दुनिया में रहता है। एक बच्चा खेलता रहता है, बड़े लोग कहते हैं बच्चा है, खेल रहा है, बहुत गलत होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वो बच्चा असली जिंदगी जी रहा है। आप नहीं जी रहे हो, आप दुखी हो, हर वक्त आप रो रहे हो, अपने कटु अनुभव को बोल रहे हो। वो बच्चा जो खुश होकर खेल रहा है, आप कह रहे हो बच्चा है, खेल रहा। और या कोई पागल होता है तो आप कहते हो पागल है। आप इन दोनों को रिडिक्यूल कर देते हो और अपनी गंभीरता को जस्टिफाई करते हो। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया, उस प्रोग्राम में कुछ पीड़ित लोग आए थे जो अपनी बीवियों द्वारा पीड़ित थे। पुरुषों का कार्यक्रम था कि पुरुष बचाओ कार्यक्रम, अभी परसों नरसों, और वो सारे के सारे पुरुष इतने दुखी थे कि मैंने देख के मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये विक्टिम कार्ड मत खेलो, विक्टिम बन के क्या करोगे भाई। तो उनका कहना था कि साहब औरतों के लिए तो बड़े बड़े कानून बने, बड़े नियम बने हैं, हम पुरुष बेचारे बड़े अभागे हैं, और बड़े दुखी थे। और देखिए जरा, इंसिडेंटली वो प्रोग्राम एक महिला चला रही थी, वो महिला बड़ी खुश थी। उस खुशी के पीछे क्या कारण था, उस एनर्जी के पीछे क्या कारण था, ये मैं नेक्स्ट 25% वाला जब बताऊंगा तब बताऊंगा उस बात को। तो पहला 25%, बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। आपको सफलता भी मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, आप समस्याओं को भूल भी जाएंगे और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होता चला जाएगा। द नेक्स्ट 25% इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में कोई एम रखिए। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी कभी एम की बात करते हैं, तो अभी यहां तो हम कह दे रहे हैं आपसे एम, लेकिन 2 साल पहले के प्रोग्राम में एक क्वेश्चनायर दिया था मैंने 150 लोगों को, और उसमें मैंने कहा था कि आप अपने जीवन का उद्देश्य लिखिए। और जब वो 150 कागज मैंने स्टडी किए, उसमें एक भी व्यक्ति ने
एक कोई सिंसियर एम नहीं लिखा था। किसी ने लिखा था परिवार खुश रहे ये उद्देश्य है, सब लोग ठीक रहे ये उद्देश्य है, सब लोग राजी खुशी रहे ये उद्देश्य है, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो ये उद्देश्य है। अब ये तो कोई उद्देश्य हुए नहीं। यानी कि जो मैं उद्देश्य की बात कह रहा था या कहता आ रहा हूं उसको किसी ने समझा नहीं है। उद्देश्य का मतलब होता है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एम रखना, जो आपके परिवार से जिसका ताल्लुक ना हो, जिसका ताल्लुक इस दुनिया से हो, जिसका ताल्लुक किसी सेवा से हो। ऐसे हजारों लाखों एम हैं। अब जो मैंने परसों का प्रोग्राम बताया जिसमें कि सारे लोग दुखी थे और वो महिला बहुत खुश थी। वो क्यों खुश थी? वो इसलिए खुश थी कि उसने एक उद्देश्य बना रखा था और वो उद्देश्य था पुरुषों को बचाओ। वो एक मुहिम उसने उठा रखी पूरी भारत में कि पुरुषों को बचाओ। ये जो सेक्शन 498 होता है और पुरुषों के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, पूरा घर अंदर हो जाता है, वो उसके पास एक एम था। शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज हैप्पी, रेस्ट एवरीबडी वॉज नॉट। एक अगर कोई एम होता है समाज से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आप कोई पेंटिंग कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे के लिए काम कर सकते हैं, कोई भी समाज में काम कर सकते हैं, आप देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अपनी जो अंतर मन है उसकी संतुष्टि के लिए जब तक आप कोई एम नहीं रखते हैं तब तक आप खुश नहीं हो सकते। जनरली क्या होता है, जब हम पैदा होने के बाद कॉन्शियस होते हैं तो हमसे कहा जाता है पढ़ाई करो, एक एम रखो। हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि पढ़ाई इतनी कर लो, डिग्रियां मिल जाए, तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम सेटल हो जाओ। वहां तक एक हमें जीविकोपार्जन का उद्देश्य दे दिया जाता है। 25 साल की उम्र तक जनरली 99% लोग सेटल हो जाते हैं और वहां पर उनका एक छोटा सा एम पूरा हो जाता है, जीविकोपार्जन वाला। उसके बाद 25 साल से 60 साल की उम्र तक आपने सोचा कोई एम नहीं होता। केवल आप, जैसे हम लोग मेडिकल लाइन में पेटेंसी ड्रिप लगाते हैं, डेक्सट्रोज की, ग्लूकोज की, कि भैया ड्रिप लगी रहने दो, कोई क्राइसिस आएगी तो उसको मैनेज करेंगे। आप वो ड्रिप लगी रहती है और वो ड्रिप लगी रहती है 25 साल से 60 साल की उम्र तक, कि वो कमाई हो रही है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, वो घर आपका चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, रोज घर में खाना बनता है, रात में सो जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, व्यवसाय पे चले जाते हैं। ये एम हो ही नहीं सकता। 95% लोगों का इसके अलावा कोई और एम नहीं होता है। अब वो चूंकि वो दिन कट रहे हैं तो एम कैसे बने, तो आपके सामने समस्याएं आ जाती हैं। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं उसको सुलझाने में आप लगे जाते हैं, क्योंकि इंसान बगैर उद्देश्य के रह ही नहीं सकता। अब किसी के पास हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, किसी के पास रिश्तों की प्रॉब्लम आ गई, किसी के साथ बच्चों की प्रॉब्लम आ गई, किसी के साथ तरह तरह की भांति भांति की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको सुलझाने में हम लग जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो छोटे छोटे एम होते हैं। उसको सुलझाने के बाद लगता है एक समझ गई समस्या, फिर महीना 2 महीना हमारा कटता है, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसको सुलझाने में लग जाते हैं। 60 साल बीत जाते हैं और 60 साल के बाद फिर हम टोटली एमलेस हो जाते हैं। जब हमारी वास्तव में सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, जब हम वास्तव में कोई एम ले सकते हैं इस देश और समाज के लिए, तब हम 60 साल के बाद का जीवन पूरा नष्ट कर देते हैं। घर में बैठकर दूध और सब्जी लाकर, टीवी के सामने बैठकर, सवेरे गप्पे करके, इसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो बीमारी भी आएगी, आप अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंस, आपकी नीड नहीं फील होगी लोगों को, आप इग्नोर किए जाएंगे। कभी सोचा कि क्यों इग्नोरेंस होती, क्यों लोग इग्नोर करते हैं? उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि आपके पास एक सॉलिड कंस्ट्रक्टिव एम नहीं है। जब आपके पास एम होता है तो आपकी एज के कोई मायने नहीं होते। बहुत सारे आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, कलाकार देखे होंगे, 70, 80, 90 के हैं। कभी उनकी उम्र के बारे में हम आप सोचते तक नहीं, बस यही सोचते हैं कि भाई देखिए ये इस फिल्म में आया, या इसने ये कहा, ये पब्लिक लाइफ में है,
हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट 25% इज हैविंग ए सॉलिड एम, जो मैं पिछले 3-4 साल से कहता आ रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट 25%, 50% हैप्पीनेस हो गई, नेक्स्ट 25% बी मल्टी डायमेंशनल। यहां पे हम सब लोग बहुत बड़ी एक कमी करते हैं कि हम जीवन को मल्टी डायमेंशनल नहीं मानते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है जीवन बहुआयामी है। यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर। अब देखिए क्रिकेट में T20 का युग आ गया है, तो ज्यादातर ऑलराउंडर्स की वैल्यू होती है। लाइफ में भी ऑलराउंडर्स की वैल्यू होती है। आप अगर एक अपने प्रोफेशन पे ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, बी रेडी, थोड़े दिनों बाद हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आप दुखी होने जा रहे हैं। आप हेल्थ की तरफ बहुत बहुत ध्यान देते हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन मनी पे ध्यान नहीं देते हैं, बी रेडी, आप पुअर होने वाले हैं, आगे दिक्कत होने वाली है। इसी तरह से आप जब भी कोई सॉलिड एम नहीं रखते हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे आपके सामने प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपने बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े महान लोग देखे होंगे। आपने देखा होगा कि, नाम नहीं लूंगा, आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। किसी ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपनी लिगेसी का ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपने फाइनेंसेस और रिसोर्सेस का ध्यान नहीं दिया। अगर आप मल्टी डायमेंशनल नहीं हैं, अगर आपके अंदर विचारों की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, आकर्षण की शक्ति, सब कुछ अमलगमेटेड नहीं है, तो कोई ना कोई डायमेंशन आपको दुखी करेगी। यह नहीं संभव है कि आपने एक काम, एक डायरेक्शन में आप बढ़ते चले जा रहे हैं तो बाकी डायरेक्शन आपको दुखी ना करें। तो ये 25% यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मल्टी डायमेंशनल होने में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस समय पर कौन काम करना है। अगर आपकी उम्र 50 साल हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज और हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होती है। आपने अगर उस समय अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया, बी रेडी, दुख आने वाला है। आप अगर 40 साल के हैं और आपने बच्चों के सेटलमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, बी रेडी कि दुख आने वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो मल्टी डायमेंशनल होने से ये अप्रोच बचपन से होनी चाहिए। बचपन में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको केवल कोर्स का ही पढ़ के नहीं काम बनेगा, उनको सब चीजें पढ़नी है, पूरी दुनिया की जानकारी लेनी है, तभी वो खुश रह सकते हैं। तो 75% खुशी हो गई। अब 25% बचा। ये आप किसी को बताएंगे तो जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। द नेक्स्ट 25% इज आपकी सोच, आपका माइंडसेट। अगर आप पैदा हुए हैं तो भगवान ने आपको एक नया दिमाग दिया है, एक नया दिल दिया है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी होना पसंद करते हैं। तो समाज क्या कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, अगर कोई काम होता है, ये काम अभी तक हुआ है कि नहीं, किसी ने किया है कि नहीं, और हमारे पूर्वज क्या कह गए हैं। अरे भाई, पूर्वज जो कह गए अच्छी बात, वो अच्छी बातें हैं। उस समय उनको दिमाग मिला था, उन्होंने अपने दिमाग के अनुसार किया था। अब भगवान ने एक दिमाग आपको दिया है, हमको दिया है, क्या हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है? क्या हम हजारों साल जो पहले पूर्वज कह गए थे, अच्छी बातें कह गए थे, अच्छी बातों को अडॉप्ट करना है, लेकिन क्या वहीं तक सीमित रहना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है क्या? तो ये जो सोच होती है, सोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली, इनोवेटिव सोच नहीं करी, इनोवेटिव माइंडसेट नहीं किया, तो दुखी होना तय है। आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में नए नए विचार लाने होंगे।
ये सोच करके कि भाई ऐसा है 40 साल तक तो यहाँ पे हिंदुस्तान में ये होता है कि भाई साहब एक हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, फलाने ने ये कहा है, फलानी जगह ये लिखा है और ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। 40 साल 45 साल का जीवन तो ऐसे ही निकल गया बगैर किसी इनोवेशन के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सर्च के। और उसके बाद फिर हम अपने बच्चों से ये कहने लगते हैं कि अपने बड़ों का कहना मानो, अपने पूर्वजों की बातें सुनो, यानी कि कहीं भी माइंड का यूज नहीं करना है। जिस दिन हम सब लोग तार्किक हो जाएंगे, अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करने लगेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ही जातिवाद पैदा करता है, माइंडसेट ही धर्मवाद पैदा करता है, माइंडसेट ही ये बताता है, ये सोच ही ये बताती है कि इस तरीके की जीवन जियो, इससे अगर जरा सा डेविएट करे तो गए काम से। और कोई और अगर डेविएट करा तो उसकी टांग खींच लेनी, किसी ने कोई नया विचार बताया तो उसकी हंसी उड़ानी, उसकी आलोचना करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं, जैसा समाज चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, उससे 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। अब आप अगर ऐसा करोगे तो सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी। देन वेयर इज द प्लेस फॉर हैप्पीनेस? जब आपके सामने अगर आप जनरेशन को रिपीट कर रहे हो, फोटो कॉपी बन रहे हो, कार्बन कॉपी बन रहे हो, तो फोटो कॉपी कार्बन कॉपी तो ऐसे फेंक दी जाती है। ओरिजिनल की वैल्यू होती है। जो ओरिजिनल बनने की कोशिश करता है वो हमेशा खुश होता है। ट्राई टू बी ओरिजिनल। अगर हम सब लोग ओरिजिनल हो जाते हैं, मूल प्रतिलिपि, तो उसको क्या होता है ना कि ऊपर से उसको मढ़ा जाता है। हम लोग के डॉक्यूमेंट्स अभी भी रखे हुए हैं उसमें अलमारी में, बड़े सेफली रखे हुए हैं। फोटोकॉपी रखी है क्या? कभी नहीं रखी हो। ट्राई टू बी ओरिजिनल। सोच ओरिजिनल होनी चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि ये क्या कभी किसी ने सोचा है, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था, कहाँ क्या लिखा हुआ था। तो पूछिए फिर वो पूर्वज वो किसकी अनुसरण करते थे, फिर उसके पहले जो थे वो किसका अनुसरण करते थे। ये फिनोमेना हिंदुस्तान में मैं समझता हूं पिछले 1000 सालों से है कि बस फॉलो कर लो यार, उन्होंने ये कहा था तो ये फॉलो कर लो, दैट्स ऑल। अपना सोचना नहीं। पहले के लोग बड़े इनोवेटिव थे, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने शास्त्र लिखे, बड़े इनोवेटिव थे। आप वेद शास्त्र का अनुसरण कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन एक नया वेद अपना भी तो बना दीजिए, एक नया शास्त्र अपना भी तो बना दीजिए। और अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो आप उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये चला है ये बताने के लिए, ये क्या बता रहे हैं, गीता में ये लिखा है, वहां ये लिखा है। ऑल राइट, लिखा हुआ है, उससे प्रेरणा लेनी है, कुछ अपना भी तो मॉडिफिकेशन कर दीजिए, कुछ अपनी भी तो नई सोच उसमें कर दीजिए। तो हैप्पीनेस के केवल 4 सूत्र हैं। 25% बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। नेक्स्ट 25% have a constructive aim in your life, not related to your family but related to the creativity and society. Next 25% always be multi-dimensional. हम में से ज्यादातर लोग मल्टी डायमेंशनल नहीं होते हैं, एक डायमेंशन होती है। एंड नेक्स्ट 25% हमारी इनोवेटिव सोच नहीं होती। जिस दिन हमारी इनोवेटिव सोच हो जाती है तो हम अपने आप ही हर चीज अपने आप सोच करके खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी मिले ये 4 बात बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।